नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो विज्ञान विषय है आपका, उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसका सेकंड पार्ट देख चुके हैं। यदि नहीं देखा है आपने, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट इस प्रकार से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट लाइन से बनी हुई है। थर्ड सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट इस प्रकार से बनी हुई है और नीचे फोर्थ सेमेस्टर की भी सारी प्लेलिस्ट हैं। थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देखिए, फास्ट डिवीजन, बहुविकल्पीय, वन लाइनर, पहला सब्जेक्ट, कंप्लीट मैथ, देखिए 36 लिखा है, 36 पूरे वीडियो हैं। एक एक टॉपिक पर सारी चीजें बनी हुई हैं। और इसी प्रकार साइड में और देखेंगे तो 2016 के पेपर हैं, साइंस है, संस्कृत है, तो इसी प्रकार लेसन प्लान और सारी चीजें हैं। आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो थर्ड, और ये हमारा लास्ट पार्ट जो है वो इसका होगा। और कंप्लीट आपका कोर्स इन 3 पार्ट में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक हमारा वन्य जीवन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, मैं हेडिंग भी लिख देता हूं यहाँ पर, वन्य जीवन संस्थाएं। अब कौन कौन सी हैं उनको जानिए, उनके बारे में जानिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका UICN। फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर, UICN ना कह के आप IUCN इसे कहेंगे तो ज्यादा सही होगा। IUCN, हाँ अब सही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यहाँ पर साइलेंट है, पर आपका पूरा यही होता है फुल फॉर्म। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, पर एंड रिसोर्सेज भी उसमें कहीं कहीं जुड़ा रहता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। मुख्यालय आपसे इसका पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। फिर IUCN के संबंध में ही प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लिस्ट जारी करता है? तो आप कहेंगे रेड डाटा बुक जो है ये जारी करता है। रेड डाटा बुक के संबंध में बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में प्रश्न पूछा जाता है कि किसके संबंध में रेड डाटा बुक जो है वो जारी होती है। तो आप कहेंगे जो संकटापन्न जातियां हैं उनकी लिस्ट इसमें देखने को आपको मिलती हैं। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं ना जो कि उनकी टोटल आबादी की संख्या की बात करें तो बहुत कम है और धीरे धीरे लुप्त तो होती जा रही है। तो ये हो गया आपका IUCN के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं वन्य जीवन संस्थाओं में। तो दूसरी आपकी हो जाएगी WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी स्थापना होती है। नाम से ही फंड समझ में आ रहा है आपको, यानी क्या करने का काम? फंडिंग करने का, पैसा प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही जो है वो स्थित है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1961 में। सारी चीजें रब करते हैं। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट है आपकी तीसरी, जिसका नाम है WII। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? WII की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1982 में देहरादून में स्थापित जो है ये थी। कहाँ? देहरादून में स्थापित। और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा सभी DLED के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच सके। चौथा पॉइंट देखते हैं। WII हो गया, फिर आपका होगा BNHS। BNHS की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आपका BNHS की फुल फॉर्म होती है। और पांचवी और लास्ट आपकी वन्य जीवन संस्थाओं में हो जाएगी ZSI। तो इसका फुल फॉर्म होती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, केवल फुल फॉर्म ना याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए वन्य जीवन संस्थाओं के संबंध में जो है वो किनका किनका योगदान है, किन्हीं के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 5 पॉइंट लिख देंगे इस टाइप से। तो ZSI की फुल फॉर्म जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
और बात करें इसके बारे में तो 1916 में कोलकाता में जो है इसे स्थापित किया गया था। 1916 में कोलकाता में स्थापित। सारी मैंने बता दी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका कार्बन से संबंधित। अब कार्बन की ही बात कर लेते हैं कि मुख्यतः डिवीजन की बात करें तो आप दो प्रकार से डिवीजन कर सकते हैं। कौन कौन से? एक आप कहेंगे क्रिस्टलीय और दूसरा आप क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय। अब इन दोनों के अंदर भी कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से एक प्रकार का बहुविकल्प पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आप कहेंगे ग्रेफाइट होता है, और आप क्या कहेंगे? फुलरीन होता है, और आप क्या कहेंगे? हीरा इसी में आप लिख सकते हैं। तो ये सभी कार्बन के क्रिस्टलीय रूप जो है वो होते हैं। अच्छा, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप को आप परिभाषित कैसे करेंगे? अगर इसकी आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कहेंगे जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत इसमें व्यवस्थित रहते हैं। किसमें? क्रिस्टलीय में। और अक्रिस्टलीय में इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि आप कहेंगे कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होते हैं। डिफरेंस समझ गए? मैं एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न में अगर आएगा एक लाइन लिख देंगे काफी होगा। अक्रिस्टलीय में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसको समझिए। जैसे कि आपका लकड़ी का कोयला हो जाएगा, लकड़ी का कोयला। इसी प्रकार आपका जंतु चारकोल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका सुगर चारकोल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लैंप ब्लैक हो जाएगा, लैंप ब्लैक, जिसे हम क्या कहते हैं? काजल कहते हैं। आंखों में काजल लगाया जाता है, उसी को ही लैंप ब्लैक जो है वो कहते हैं। तो ये सभी आपके अक्रिस्टलीय में एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो आपके क्रिस्टलीय में हो जाएंगे। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों में होता क्या है। अच्छा, इसमें से प्रश्न जो है आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ जंतु चारकोल, फिर कहूँ ग्रेफाइट, फिर कहूँ कोयला, फिर कहूँ लकड़ी का चारकोल। इस टाइप से मैंने चार दे दिए ऑप्शन और पूछ लिया कार्बन का क्रिस्टलीय रूप इनमें से कौन सा है। तो कौन सा इनमें से? आप कहेंगे ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। मैंने आपको देखिए नीचे लिखा है, तो आपका दूसरा वाला ग्रेफाइट सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो सभी को लाइक अवश्य करते चलिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाता रहूं और सब्जेक्ट भी मैं इसी प्रकार आपको कवर कराता रहूं। बस आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी मैं आपके साथ के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म होती है। किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आप कहेंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है वो होता है। प्रोपेन गैसों का मिश्रण। और एलपीजी के संबंध में एक प्रश्न ये भी आता है, या आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी एक्चुअल में गंधहीन गैस होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। पर अगर लीक हो गैस तो कैसे आप पता करेंगे अगर इसमें कोई गंध ही नहीं होगी? इसलिए इसे गंधहीन गैस बनाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन मिश्रित कर दिया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि रिसाव या गैस रिसाव का पता लगाने के लिए, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टेन, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5SH, इसको मिश्रित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, और एथिल मरकैप्टेन नाम भी ध्यान रखिएगा। इससे टॉपिक से रिलेटेड यही चीजें आती हैं, मैंने बता दी।
इसी से मिलता जुलता आपका सीएनजी भी होता है, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका कोयला। कोयला की बात करें तो तीन प्रकार का मुख्यतः होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आपका होता है लिग्नाइट। दूसरा आपका कौन सा होता है? बिटुमिनस। और तीसरा आपका कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट भी आपसे बोल सकते हैं। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के आपके कोयला जो है वो होते हैं। कौन कौन से? लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब लिग्नाइट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? वो है भूरा कोयला। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आप क्या कहेंगे? लिग्नाइट को कहा जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डामर कोयला को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? बिटुमिनस के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा इन चारों को लेकर कि डामर कोयला। तो इसके साथ साथ इनमें कार्बन की प्रतिशतता या कार्बन की परसेंटेज भी पूछी जाती है। तो 38% आपका लिग्नाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। फिर बात करते हैं बिटुमिनस की, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज 65% होती है। फिर बात करें एंथ्रेसाइट की, इसमें कार्बन की परसेंटेज 96% होती है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एंथ्रेसाइट में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है, इसलिए कार्बन की मात्रा अगर ज्यादा है तो कोयला जो है आपका वो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। तो आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? एंथ्रेसाइट को माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से लेकर के 98% तक पाई जाती है। एवरेज के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर एक या एग्जैक्ट अगर लिखना है तो 96 भी लिख सकते हैं। अब कोयले की ही बात करें तो कोयले से प्राप्त ईंधन कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कोयले से प्राप्त ईंधन की बात करें तो आपके सबसे पहले आप कहेंगे कोलतार हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कोक हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कोल गैस हो जाएगा। कोल गैस। तो ये आपसे प्रश्न पूछा है किस किस प्रकार से जा सकता है कि कोयले से प्राप्त ईंधन के नाम लिखिए, तो आप कहेंगे कोलतार है, कोक है, कोल गैस है। तीनों नाम याद रखिएगा, रट के रखिएगा, कोई चीज भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं कम ही चीजें बता रहा हूँ। और पिछले दो पार्ट नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की फास्ट रिवीजन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको जो है वो दे दूंगा। कमेंट जो है जहां से स्टार्ट है उसका सबसे पहला वाला कमेंट देख लीजिएगा, उसमें सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं ईंधन जो है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा कोयले से प्राप्त ईंधन, अब ईंधन की ही बात कर ली जाए, ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आपका एक होता है घरेलू ईंधन, केवल मैं नाम बता रहा हूं, नाम याद रखिएगा। एक होता है आपका औद्योगिक ईंधन, और आपका एक होता है इंजन ईंधन, और चौथा और लास्ट आप कहेंगे रॉकेट ईंधन। तो ये चार प्रकार आप याद रखिएगा ईंधन के प्रकार में। ठीक हो गए इतने सारे पॉइंट, रफ करते हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं गैसीय ईंधन के संबंध में। आपका एक सूत्र पूछा जाता है उसके बारे में। गैसीय ईंधन के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, पहला तो यही पूछा जा सकता है। अभी तो हमने देखिए सबसे पहले कोयले से प्राप्त ईंधन की बात की, तो कोलतार हो गया, कोक हो गया, कोल गैस हो गया। फिर हमने ईंधन क्या होता है उसके भी प्रकार की बात की, तो घरेलू ईंधन है, औद्योगिक ईंधन है, इंजन है, ईंधन है, रॉकेट ईंधन है, इस टाइप के हो जाएंगे। अब गैसीय ईंधन में कौन कौन से आते हैं, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक आपका वाटर गैस और एक आपका प्रोड्यूसर गैस। अब इन दोनों के ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अभी कि इन दोनों के सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। तो वाटर गैस का सूत्र होता है H2 + CO, और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है N2 +
CO। याद रखिएगा, सूत्र इसके पूछे जाते हैं। हिंदी में प्रोड्यूसर गैस को उत्पादक गैस कहते हैं। हो सकता हो हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। तब करते हैं इन सब चीज़ों को, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है आपका जो पदार्थ होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर विभाजित कीजिए, उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर विभाजित कीजिए, तो आप दो भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से? एक होगा आपका कार्बनिक पदार्थ, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। और जिसने जिसने इंटर लेवल पर केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों अलग अलग पुस्तकें भी यूपी बोर्ड में जो है वो चलती हैं। इनऑर्गेनिक, तो ये दो आपके होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, और पूछा जाता है इनके उदाहरण से। आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि इनमें से कौन से कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं या आते हैं, इस टाइप से। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम रट के रखिएगा। एग्जाम्पल इसके होते हैं जैसे कि चीनी हो गया, यूरिया हो गया, या कह सकते हैं अल्कोहल हो गया, या कह सकते हैं सिरका हो गया। इस टाइप से आपके यहाँ पर चार ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, इनको जरूर रट लीजिएगा। कार्बनिक अकार्बनिक भले भूल जाइएगा, पर इसके अंदर का जो एग्जाम्पल है किसमें कौन से आते हैं वो याद रखिएगा। अकार्बनिक में कौन कौन से हैं? तो इसमें आप कहेंगे जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं, इसको भी शॉर्ट में आप चाहे लिख सकते हैं NaCl। और इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3, उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह कम है तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी हो जाएगा। तो ये सभी आपके अकार्बनिक पदार्थ जो है उसमें आएंगे। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इस प्रकार से एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बनिक में ये वर्ड आपका लिखा हुआ है यूरिया। यूरिया के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो आप क्या कहेंगे? यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो आप कहेंगे यूरिया था। कब बना था? तो 1828 में बना था। किसके द्वारा बना था? तो उनका नाम वेहलर था। वेल मछली से याद रखिएगा, वेलर। तो इस प्रकार से इतनी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। बात करते हैं इसी यूरिया के संबंध में। रिएक्शन एक होती है कि यूरिया कैसे बनता है, उसको भी बात कर लेते हैं। तो यूरिया आपका अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनता है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। ये किसका फॉर्मूला है? अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। और इसको गर्म करके आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NH2CONH2, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन भी आएगी तो भी लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आगे पीछे बताई थी। तो इसमें इतना ही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मधुमेह है। मधुमेह आपने अवश्य सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। तो शरीर में जो इंसुलिन है, शरीर में इंसुलिन जो होता है उसकी कमी से या कमी होने पर जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि शरीर में जब इंसुलिन कम हो जाता है तो जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनमें परिवर्तित करने की क्षमता होती है। काहे की क्षमता होती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो वो क्षमता कम हो जाती है इंसुलिन की कमी से। और साथ ही साथ जो मूत्र है उसमें ग्लूकोज की मात्रा प्रति ml या प्रति 100 ml बात करें तो 300 से 500 mg प्रति ml तक हो जाती है। और इसी बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है।
इसके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, और दूसरा कौन सा होता है? डायबिटीज और इंसिपिडस। मेन आपका क्या है? मेलिटस और इंसिपिडस, ये नाम ध्यान रखिएगा। बाकी डायबिटीज तो आप जान ही रहे, मधुमेह को ही कहते हैं। तो ये दो टाइप भी होते हैं। इसमें इतनी चीजें, मधुमेह आएगा, लघु में आए, अति लघु में आए, आप अपने आप से अब लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो आपके कुछ दिवस दे रखे थे, जैसे कि आप कहेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि हाथ धोने के संबंध में। ये दोनों इस टाइप से आपके दे रखे थे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो तरंग दैर्ध्य आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन एक लाइन में आपके दिमाग में होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य को हम सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? तो उल्टा कुछ इस प्रकार से वायु होता है जिसको हम लैम्डा पढ़ते हैं। तो दो समीपवर्ती तरंगों के शिखर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सिंपल से एकदम मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि दो समीपवर्ती जो तरंग हैं उनके शिखर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बारे में एक आपको चीज ये भी पता होना चाहिए कि जितनी तरंग दैर्ध्य आपकी जो है वो छोटी होगी, जितनी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? छोटी होगी, उतनी ही ऊर्जा जो है वो अधिक होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ताकि इस पर बेस्ड कोई चीज आए तो आप इस पॉइंट से जो है वो समझ जाएं। जितनी छोटी होगी आपकी तरंग दैर्ध्य, उतनी ही ऊर्जा जो है वो अधिक होगी। इस तरंग दैर्ध्य से इतना काफी है। फिर जो आपका प्रिज्म वगैरह है वो भी आपके कोर्स में दे रखा है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब आपका एक कांच का प्रिज्म होता है, कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं, उससे सूर्य का प्रकाश आता है, तो उससे गुजरने के बाद 7 रंगों में जो है वो इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। तो ये जो रंगों का पुंज होता है, इसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, और आप तो जानते हैं ये घटना को, और दृश्य स्पेक्ट्रम हो सकता है आपने सुना ही ना हो, तो ध्यान रखिएगा इसी को कहा जाता है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो विबग्योर आप जानते हैं, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, VIBGYOR। इसमें आपका V से वॉयलेट, I से इंडिका, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, इस प्रकार से सीरियल आपका होता है। सभी रंगों के नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों पता होना चाहिए। रीजन क्यों? कई बार क्या होता है, इसमें हिंदी में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो इस पॉइंट में यानी इस टॉपिक में इतनी चीजें। फिर आपका पूछा जाता है फोटोन क्या होता है। क्या पूछा जाता है? फोटोन। तो फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसके कणों या समूहों को फोटोन कहते हैं। एक लाइन में याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा के कणों या समूहों को फोटोन कहते हैं। फिर इसी से ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? तो फोटोन जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वास्तव में प्रकाश ऊर्जा की निश्चित मात्रा जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्वांटम कहते हैं। तो ये छोटी छोटी एक लाइन की चीजें हैं सारी, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपके कुछ रोग से रिलेटेड पॉइंट है, उनकी बात कर लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो है आपका क्या? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हैजा हो गया, चेचक हो गया, या टीबी हो गया, ये सभी इसमें ही आते हैं। इसी प्रकार आ यानी कि असंक्रामक आपसे पूछा जाए तो वो रोग जो छुआछूत से नहीं होते हैं वो आपके असंक्रामक कहलाते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया, जो कि आपका खून की कमी से होता है। डायबिटीज मैंने अभी आपको मधुमेह बताया था, वो भी इसी में आता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। इसी प्रकार मिलता जुलता आपका एक और पूछा जाता है, वो है आपका दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। इनको भी समझ लीजिए। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, तारे हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, इस टाइप से। अदीप्त क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे आपका पुस्तक हो गया, मेज हो गया, फैन हो गया, दर्पण हो गया, इस टाइप की चीजें आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है, ताकि लिख सकें। और इसी से ही मिलता जुलता आपका एक और आता है, 2 पॉइंट मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जो
मिलती जुलती रहती है। जैसे कि आपका एक और होता है समजात और समरूप, इसको भी समझ लीजिए, समजात और समरूप को। ये अंग होते हैं। समजात अंग की बात करें तो वे अंग जो उत्पत्ति और या कह सकते हैं केवल उत्पत्ति में समान है, पर कार्य की दृष्टि से देखें तो भिन्न भिन्न कार्य जो है वो होते हैं, तो वो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ जो है उसके पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग हो गए, मनुष्य का हाथ हो गया। तो इनकी उत्पत्ति समान होते हैं पर आप देखेंगे कार्य अलग होते हैं। मनुष्य का हाथ क्या करते हैं, हम उठाने का कार्य, पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार घोड़े की अगली टांग दौड़ने में उसको हेल्प करती है। तो इस प्रकार से समजात अंग होते हैं। समरूप अंग क्या होते हैं, वे अंग जो उत्पत्ति में तो अलग अलग होते हैं परंतु कार्य आप देखेंगे तो एक जैसे होते हैं। जैसे कि तितली के पंख और पक्षियों के पंख, तितली और पक्षियों के पंख दोनों उड़ने में काम आ रहे हैं, तो कार्य तो समान है पर उनकी उत्पत्ति, अगर संरचना की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो आपका भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपका समरूप में आता है। आसानी से आप लिख सकते हैं। एक वन लाइन का क्वेश्चन आपका बीटीसी में ही काफी पहले पूछा गया था कि सरीसृप और पक्षियों किसके किसके बीच, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या होती है, तो इसे हम आर्कियोप्टेरिक्स के नाम से जानते हैं। ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स। ये हम जानते हैं किसके, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को। और इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट जो है वो समाप्त हुए। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कम समय में, तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट में आपके लिए फास्ट रिविजन में लेकर आऊँ। टाइमिंग है सुबह के 11 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके साथ साथ चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी। अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि पौधों तथा जंतुओं के बीच की जो कड़ी है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका इस वीडियो के लिए जो है वो प्रश्न है। और बता मैं पहले भी चुका हूँ सारी चीजें, तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और इसको तो मैंने ट्रिक से बताया, खासकर यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।